वेलकम टू विजडम क्लासेस। जैसे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसूची के अंतर्गत 1 से 7 अनुसूची तक हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं। अब हम आज 8 अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची तक समझेंगे कि संविधान में क्या लिखा है और किस तरीके से हमें इसे पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। तो सबसे पहले 8वीं अनुसूची को लेते हैं और 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में सबसे पहले ये आर्टिकल्स को देखते हैं कि आर्टिकल्स में क्या लिखा है, और उसके बाद में हम देखेंगे कि अनुसूची में क्या यानी कि शेड्यूल में क्या लिखा है। अब देखिए, इससे संबंधित 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 351 और आर्टिकल 344 का 1, ठीक है। और 351 में क्या लिखा है, ये जो है हिंदी लैंग्वेज के डेवलपमेंट से संबंधित आर्टिकल है। और इसमें साफ साफ आप देख सकते हैं कि जो ये कुछ वर्ड्स हैं लिखे हुए, उन वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। विदाउट इंटरफियरिंग विद इट्स जीनस फॉर्म्स स्टाइल एक्सप्रेशंस यूज्ड इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल। यानी कि जो 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस का वर्णन किया हुआ है, यानी कि जो लिखी हुई हैं, उनके जो फॉर्म स्टाइल एक्सप्रेशंस वगैरह हैं उनको वैसा ही रखते हुए, यानी कि उनमें इंटरफेयर नहीं करना है, उसके बाद उनके साथ में लेते हुए उनको हमें हिंदी लैंग्वेज को के डेवलपमेंट के बारे में जो है यूनियन का मेन जिम्मेदारी दी गई, यूनियन को प्रमोट करना है। ड्यूटी ऑफ यूनियन, ये है ना, ड्यूटी ऑफ यूनियन। यूनियन को, संघ को ये ड्यूटी दी गई है कि वो हिंदी लैंग्वेज को स्प्रेड करे और उसके डेवलपमेंट के बारे में करे, लेकिन साथ साथ विदाउट इंटरफेयरिंग, मतलब जो भी 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस लिखी हैं उनके बारे में इंटरफेयर किए हुए ना, जिससे उनकी फॉर्म, स्टाइल और एक्सप्रेशन में कोई प्रभाव ना पड़े, इस तरीके से करे। और 344(1) में क्या लिखा हुआ है, उसमें जो है एक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कमीशन बनाने की बात की गई है। और ये कौन, प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक कमीशन। किससे संबंधित कमीशन? अब ये बात क्या है कि कब कर सकते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित कमीशन होगा, ये पहली बात। तो दूसरी बात, कब करेंगे, एक्सपायरेशन ऑफ 5 years फ्रॉम द कमेंसमेंट। और उसके बाद देयर आफ्टर क्या दिया हुआ है कि ये 10 years फ्रॉम सच कमेंसमेंट, जो भी मतलब संविधान का कमेंसमेंट हुआ है उससे 5 years, और उसके बाद 10 years, 10 साल के लिए के बाद क्या कर सकते हैं, बाई ऑर्डर, मतलब अपने ऑर्डर के द्वारा एक कमीशन का गठन कर सकते हैं। किस लिए, ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए। अब इसमें 8th शेड्यूल से क्या रिलेशन है, इसको समझना है। तो इसमें जो कमीशन होगा उसमें क्या होगा, एक चेयरमैन होगा और सच अदर मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पेसिफाइड इन द 8th शेड्यूल। तो जो चेयरमैन होगा उसके अलावा जो मेंबर्स होंगे वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे किसको, डिफरेंट लैंग्वेजेस को, जो कि 8th शेड्यूल में लिखी हुई हैं। और इन्हें कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट में अपॉइंट, ठीक है। तो मेन चीज़ 344(1) क्या है, आयोग से संबंधित है, ऑफिशियल लैंग्वेज के। और 351 जो है वो किससे संबंधित है, हिंदी लैंग्वेज के प्रमोशन से या डेवलपमेंट से। और इन दोनों को कहाँ 8th शेड्यूल से किस तरीके से लिंक किया गया है, ये आपने समझ ही लिया। अब हम ये देखते हैं 8th शेड्यूल में लिखा क्या है। अब ये मैंने आपको बताया ही कि ये जो है 344(1) और 351 आर्टिकल इससे रिलेटेड है, उनमें लिखा हुआ देख लिया। अब लैंग्वेजेस, 22 लैंग्वेजेस इसमें मतलब उनके नाम लिखे हुए हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल के अंदर आती हैं, जिनके बारे में 351 और 344(1) में जिसके संबंधित लिखा हुआ है। अब ये क्या है, असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, ये सब दी हुई हैं 22 लैंग्वेजेस। अब इसमें आपको दिख रहा होगा, मैंने जो है पर्पल कलर से, ग्रीन कलर से इन सबको अलग अलग मेंशन कर दिया है, क्योंकि ये सब जो लैंग्वेजेस हैं ये बाद में जोड़ी गई। अब बाद में जोड़ी गई, और तो अब इससे बाद में जोड़ी गई, तो इससे आप समझ सकते हैं कि मूल संविधान, अभी आपको पता लग जाएगा कितनी थी और कितनी बाद में जोड़ी गई। अब पहले इसको समझते हैं, बाद में जो जोड़ी गई और कब कब जोड़ी गई। अब सिंधी जो है वो कब जोड़ी गई, 21st संविधान संशोधन
यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 21वां हुआ था 1961 में, तब इसको जोड़ा गया। यानी कि क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद ही इसमें कोई, इस लिस्ट में कोई जोड़ी जाएगी क्या, लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। अब ये क्या है, कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, ये 3 कब जोड़ी गई, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में। ऐसी मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी, ये 4 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उसमें ये जोड़ी गई। तो अब ये देखिए 4 और 3 7 और 1 8, और अब 8 ये है, तो यानी कि 22 में से 8 माइनस कर दें, कितनी बची, 14। तो ये जो 14 हैं ये थी मूल संविधान में, इनके अलावा मूल संविधान में थी ये 14। तो अब समझ सकते हो आप कि 8 बाद में जोड़ गया। अब इनको आता क्या है क्वेश्चन में कि ये कब जोड़ी गई, इससे संबंधित आ सकता है क्वेश्चन, और कब जोड़ी गई इससे संबंधित आ सकता है। संविधान संशोधन कौन से के अंतर्गत जोड़ी गई, ये आ सकता है। तो अब इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से आप याद कर सकते हैं, लेकिन मैंने भी याद कर रखा है। जैसे सिंधी लैंग्वेज में 21 लोग पास हुए, सिंधी लैंग्वेज में पास हुए, अभी एग्ज़ाम से रिलेटेड करके जोड़ा है इसलिए। सिंधी लैंग्वेज में 21 लोग पास हुए 1967 में, मतलब 67 नंबर लेके आए थे 21 लोग, तो 1967 ऐसे है। और कॉमन मैन नेपाली, वो कितने नंबर लाया था, 71। तो ये तो हो गए दोनों एक चीज़ से रिलेटेड कि कितने नंबर। सिंधी जो है 21वां संशोधन है, तो 21 लोग, यहाँ पे 21 लोग काउंट हो रहे हैं, वो लेके आए 67 नंबर, तो 1967। कोंकणी मतलब कॉमन मैन नेपाली, यानी कि कॉमन मतलब कोंकणी, मैन मतलब मणिपुरी, और नेपाली तो नेपाली, कॉमन मैन नेपाली 71 लेके आया, तो वो उसके हो गए 71वां। अब ये अलग से याद कर लीजिएगा, मैथ्स में 2 और साइंस में 2 के कितने नंबर आए, 92। मैथ्स में 2, साइंस में 2 के 92। मैथ्स मतलब मैथिली में 2 मतलब बोडो, और साइंस मतलब संथाली में 2 मतलब डोगरी में 92 मार्क्स आए। तो 90 से अब मैथ्स और साइंस में ही आते हैं अधिकतर। तो ये है, बस ईयर 97, 92 और 2003, तो ये याद कर लीजिएगा। बस ये है 14 मूल संविधान में, 22 वर्तमान में। और एक चीज़ और इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि जो ध्यान रखने वाली बात है, देखिए आपको वो तो आपको स्टेट वाइज दिख रही होंगी, बंगाली, गुजराती, कश्मीरी वगैरह। अब ये क्या, हिंदी, संस्कृत और उर्दू, लेकिन इसमें इंग्लिश नहीं दिखेगी आपको। तो इंग्लिश अगर है तो इंग्लिश इसमें काउंट नहीं होती है ऑफिशियल लैंग्वेज में। अब इसी तरीके से आपको देखा होगा साउथ में कौन कौन से हैं। साउथ की तमिल भी है, तेलुगु, तमिलनाडु वाली, तेलुगु आंध्रा वाली, और आपकी फिर वहाँ पर तीसरी कौन सी है, आपको केरल की कौन सी है, मलयालम, तो आपको मलयालम भी दिख जाएगी इसमें। और आपको क्या, ये कन्नड़, कर्नाटक की कन्नड़ है, वो भी दिखेगी आपको। ये मलयालम हो गई, यानी कि नीचे के केरल, तमिलनाडु और आपका कर्नाटक और आंध्रा, ये चारों हो गए। फिर उसके बाद में उससे ऊपर आते हैं तो मराठी, यानी कि महाराष्ट्र की हो गई, और उसके बराबर में आ जाता है उड़ीसा, तो उड़िया हो गई उसकी। फिर उससे ऊपर जो नॉर्थ में आते हैं उनमें पंजाबी, और बाकी हिंदी भाषी राज्य हैं तो हिंदी, और फिर नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं तो बाकी असमिया और मणिपुरी। तो इस तरीके से आपको यही चीज़ कहे, उधर फिर कश्मीरी, और बाकी जो ये कोंकणी, मैथिली जो है वो बिहार में है, डोगरी, ये बोडो, ये सब आप और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से मैंने बता दिया समझने के लिए कैसे याद करा जाता है। बाकी ये हो गए आर्टिकल्स। और इससे अब 9वीं अनुसूची ये है, थोड़ा ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। 9वीं अनुसूची क्या है, सबसे पहली तो बात ये है कि केंद्र व राज्य के कानूनों की एक सूची है इसमें, मतलब एक्ट्स हैं इसमें लिखे हुए, जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, जिसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा 1951, यानी कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसके लिए किया गया था, और इसके बाद में इसको जोड़ा गया था। तो इसका मतलब ये है 8 जो अनुसूचियाँ थीं वो तो मूल संविधान में थी, तो अब ये 9 से लेके 12 तक ये बाद में जोड़ी गई, और सबसे पहले 9 जोड़ी गई किसमें, 1951 में, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन। इसके साथ साथ 31B 31B नाम से एक आर्टिकल जोड़ा गया।
अब ये क्यों जोड़ना पड़ा, क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफली समझ लीजिए। ये क्या था, मूल संविधान में था आर्टिकल 31, वो किससे संबंधित था, संपत्ति के अधिग्रहण के खिलाफ अधिकार इसके तरफ इससे प्राप्त थे, इस मूल अधिकार से। तो अब जब ये था तो इससे क्या हुआ कि जब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, उसके बाद में गवर्नमेंट ने क्या काम करना शुरू करा कि जो मतलब लैंड से संबंधित वो था, सुधार लाने के लिए कुछ एक्ट्स पारित किए। जब एक्ट्स पारित किए तो उनको चैलेंज किया जाने लगा कोर्ट में, किसके आधार पर, क्योंकि वो थे किससे, संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित। तो उसमें क्या हुआ कि आर्टिकल 31 जो मूल अधिकार है उसके तहत लोग कोर्ट में जाने लगे, और कोर्ट में जाने से क्या हो रहा था कि वो ये जो लैंड रिफॉर्म्स थे वो नहीं हो पा रहे थे। तो सरकार ने क्या करा, ये 9वीं अनुसूची जोड़ी और इसमें लैंड से संबंधित जो सुधार करने वाले एक्ट्स थे जो पारित किए गए उनको क्या करा, इस अनुसूची में डाल दिया। और इस अनुसूची में डालने के बाद में 31B में ये मेंशन कर दिया, ये 31B जो आर्टिकल है। अब इसमें आप ये देखिए क्या है, ये आर्टिकल क्या है, विशिष्ट कानून है, एक्ट को सुरक्षा प्रदान करता है, अधिकांश कानून कृषि या भूमि के मुद्दों से संबंधित है, सूची में अन्य विषय भी शामिल है। मतलब 31B में ये लिख दिया कि इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी, ठीक है, यानी कि मूल अधिकार के तहत इससे हम कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये 31B में लिख दिया गया और बाकी जो एक्ट्स है वो इसमें डाल दिए गए। तो शुरुआत में इन पहले संशोधन में कितने 13 कानून इसमें जोड़े गए, इसमें सूची में शामिल किए गए, और वर्तमान में कितने हो चुके हैं, 284 हो चुके हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब इस तरीके से ये तो इसमें कानूनों की लिस्ट जो थी गवर्नमेंट क्या थी इसमें शामिल करने लगी, जिससे उन्हें कानून को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। तो वो एक तरीके से संवैधानिक उस तरीके से हो गए कि ये अब वैलिड हो गए, वैध हो गए पूरी तरीके से, कि अब इनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई नहीं हो पाएगी। अब क्या होता है कि अब ये आप देखते हैं वामन राव बनाम भारत संघ 1981 का ये केस। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि वे संशोधन जो 24 अप्रैल, ये डेट बहुत इम्पोर्टेंट है, 24 अप्रैल 1973, ये किससे संबंधित है, जब केशवानंद भारती मामले में निर्णय दिया गया था। क्या वो किससे संबंधित निर्णय था, मूल संरचना की अवधारणा से संबंधित था कि कोई भी कानून ऐसा होगा जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल संरचना को छेड़ेगा या छेड़छाड़ होगी उससे, तो उसे क्या न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रखा जाएगा, और जो भी उसका पार्ट है या जो भी है, या तो वो पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है, या उसका जो ये मूल अधिकार या फिर इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर को चोट पहुंचा रहा होगा तो उसको हटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से संवैधानिकता के आधार पर चुनौती, अब यहाँ पर ये चीज़ थी। तो ये कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 से पहले के जो उसमें लिस्ट में शामिल कर दिए गए हैं, यानी कि 24 अप्रैल 1973 से पहले जो उस लिस्ट में शामिल कर दिए गए उन विषयों को तो हम वैध मानते हुए, संवैधानिक मानते हुए, उन पे तो कोई मतलब कार्रवाई नहीं होगी। और लेकिन उसकी निर्दिष्ट तिथि, यानी कि स्थिति के बाद में जो भी उसमें शामिल किया जाएगा उन्हें हम संवैधानिकता के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। मतलब उनको इस आधार पर देखा जाएगा कि वह कहीं बेसिक स्ट्रक्चर को हानि तो नहीं पहुंचा रहे हैं। तो अब जो बाद में शामिल किए गए उनको चुनौती दी जा सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अब 9B में मतलब 9वीं अनुसूची में जितने भी एक्ट्स हैं उनको चुनौती नहीं दी जा सकती। अब ये 24 अप्रैल 1973 के बाद भी दी जा सकती है जो शामिल किए गए, उससे पहले वालों में अब भी नहीं दी जा सकती उनके आधार पर, ठीक है। तो ये मेन चीज़ है। अब 9वीं अनुसूची में है कौन से कानून, तो मैंने ये बताया था हमेशा एक चीज़ आती है लैंड रिफॉर्म्स, लैंड से संबंधित एक्ट्स, ये सब लिख दिया जाता है। आपने हमेशा देखा होगा और यही रटते आए होंगे। लेकिन यहाँ पर एक मैंने इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी है, कृषि भूमि के मुद्दों से संबंधित अधिकांश कानून, लेकिन सूची में अन्य विषय भी हैं। अब आप ये देखिए, लिस्ट देखेंगे तब आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मैं प्रूफ के साथ में, और इस चीज़ों को इसीलिए संविधान के मैंने ये सब चीज़ें जोड़ के रखी हैं, इससे आपको समझ में आनी चाहिए। अब आपको इसमें भूमि सुधार, अधिकृत कृषि भूमि अधिनियम, मालिकी धृति, ताल्लुकदारी, ये सब तो आपको दिख रहे होंगे उसी से संबंधित, संपत्ति और इससे संबंधित। लेकिन अभी आपको एक नीचे मैंने पूरी लिस्ट तो नहीं दी है, लेकिन केवल
ये कुछ शुरुआत का पेज लगा दिया जिससे आप में यहीं पर आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ पर 17 पे दिख रहा होगा बीमा संशोधन अधिनियम। अब ये क्या होगा, बीमा लैंड तो नहीं है, ये रेल कंपनी आपात उपबंध अधिनियम, ये लैंड तो नहीं है। तो अब ये नहीं है कि लैंड से रिलेटेड एक्ट ही इसमें डाले जाएंगे, वह सरकार को जो लगेगा कि मतलब ज़रूरी है और इसमें डाल दिया जाए जिससे चुनौती ना दी जा सके, तो वो भी इसमें डाल दिए गए हैं, अन्य विषय भी। और अब कितने हैं, 284। तो आप समझ में आ गया होगा 9वीं अनुसूची क्या है। वैसे 10वीं अनुसूची की बात करते हैं। अब सबसे पहले क्यों जोड़ी गई 10वीं अनुसूची, कब जोड़ी गई ये तो बाद में देखेंगे, लेकिन क्यों जोड़ी गई। अब ये क्या है दल परिवर्तन कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ। अब चलो ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में 1985 से जोड़ी गई 10वीं अनुसूची। 1985 में कितना, 52nd अमेंडमेंट, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। और वो कितना था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी किससे, वो जोड़ी गई थी आपकी प्रथम संशोधन अधिनियम, ठीक है। अब संविधान संशोधन प्रथम। अब ये क्या है, संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य जो दोनों, अब केवल संसद की बात नहीं हो रही, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों की बात भी हो रही है, दोनों पर लागू होता है ये, कि निष्ठा या कर्तव्य के प्रति सचेत रहने में प्रभावकारी बनाता है ये, क्योंकि भाई अपने कर्तव्य और निष्ठा के प्रति सचेत रहें। अब इन सदस्यों द्वारा किसी जो भी उनका पद है, मतलब किसी पद के चक्कर में या किसी भौतिक लाभ के चक्कर में या अन्य तरह का कोई भी उनका लालच हो, उससे प्रेरित होकर दल परिवर्तन को रोका जा सके, इस उद्देश्य से लाया गया था। क्योंकि इससे क्या होता है कि सरकारों में अस्थिरता आती है, इसलिए सरकारों की अस्थिरता को रोकने के लिए और दलीय प्रणाली जो भी पार्टी सिस्टम है उसमें स्थिरता लाई जा सके, इसलिए इसको लाया गया। अब सबसे बड़ी बात है कैसे लाया गया, क्योंकि हमने दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता, यानी कि उनकी जो मतलब उन्हें निर्भरता की बात की गई है इसमें, कि अब वो वैलिड है उनका या नहीं है, यानी कि उनका जो पद है, उनका सदस्यता है, उसको भी ख़त्म किया जा सकता है। किन आधारों पे, वो आधार दिए हुए हैं। सदस्यता की समाप्ति की बात हो रही है, निर्भरता मतलब एलिजिबिलिटी ना रहना। अब बात आती है क्या 10वीं अनुसूची में क्या है। अब दल बदल के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान है, तो कौन कौन से हैं। अब 3 तरीके की चीज़ें हैं इसमें, या तो कोई सदस्य जो परमानेंट सदस्य हो सकता है, या कोई स्वतंत्र सदस्य, मतलब परमानेंट का मतलब जो हो सकता है कि वो किसी पार्टी से संबंधित हो, दल से संबंधित हो। या फिर दूसरा सदस्य कौन हो सकता है, वो हो सकता है जो कोई निर्दलीय चुन के आया हो, किसी पार्टी से ना होकर स्वतंत्र रूप से चुन के आया हो। या फिर तीसरे तरीके के सदस्य क्या हो सकता है, वो नॉमिनेटेड सदस्य हो सकता है कि उसे नॉमिनेट किया गया हो। तो अब ये 3 तरीके के सदस्य होते हैं, तो उसी से संबंधित बात है कि अब दल बदल के आधार पर निर्भरता में अब एक कारण तो हो सकता है राजनीतिक दल द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने, जैसे निर्देशों के विपरीत सदन में कोई वोटिंग कर देता है, अपने दल के जो निर्देश दिए गए हैं उनसे संबंधित निर्देशों के विपरीत सदन में वोटिंग कर देता है, या वोटिंग करने से ही दूर रहता है। ये क्यों हो सकता है किसी पद के लालच में या भौतिक लाभ की वजह से वो ऐसा कर रहा हो, जिससे कोई मतलब एक्ट पे वोटिंग हो रही हो या किसी मुद्दे पे वोटिंग हो रही हो, तो वो उससे दूर रहे, जिससे मतलब जो भी है अपनी उसके अगेंस्ट में जो दल लेके आया है उस चीज़ को, उसके पक्ष में चला जाएगा फैसला। तो इस वजह से ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए विप जारी की जाती है, पार्टी विप मतलब दिशा निर्देश। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने मतदान से दूर रहा और ऐसे करके उसका तुरंत दल बदल के आधार पर वो मतलब निर्भरता उसकी हो गई, ऐसा नहीं है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी बात है, इस पर डिपेंड करता है पार्टी अध्यक्ष के ऊपर। तो इसके कुछ नियम हैं, तो एक आधार बताया मैंने। अब ऐसे ही यदि कोई स्वतंत्र रूप से निर्वाचित सदस्य है और वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो जब राजनीतिक दल में अगर कोई पार्टी वो मतलब ऐसा कैंडिडेट जो निर्दलीय आया है चुन के और पार्टी में शामिल हो जाता है अपने उस कार्यकाल में जो उस समय है, तो उसमें शामिल हो जाता है, तो वो भैया निर्भरता के उसमें आ जाता है। ऐसे ही यदि कोई मनोनीत सदस्य की बात आती है, तो 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में, इसका 6 माह बाद की बात है कि 6 माह बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, तो वो इसके लिए मतलब निर्भरता के उसमें आ जाता है, ठीक है। तो अब ये हो गए। अब क्या होता है
इससे रिलेटेड जो है वो है आर्टिकल हैं, उनमें देख लीजिए क्या है। इसको इसलिए बाद में लिया क्योंकि इसमें सिंपल सी लैंग्वेज दी हुई है। अब ए पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड, मतलब निरर्हता के मतलब है डिस्क्वालीफाइड, जो शब्द है सही शब्द डिस्क्वालीफाइड, ठीक है। कब हो जाएगा डिस्क्वालीफाइड? एक मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो 102 है वो पार्लियामेंट के सदस्य से संबंधित है उसके डिस्क्वालिफिकेशन से, और किसके अंडर द जो है 10th शेड्यूल। तो 102 है वो किससे संबंधित है? 10th शेड्यूल के आधार पर डिस्क्वालीफाई होने के लिए से संबंधित है। किसका? हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर का। ऐसे ही 192(2) किससे संबंधित है? एस पर्सन शैल बी डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग ए मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ ए स्टेट इफ ही इज सो डिस्क्वालीफाइड अंडर द 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल में जो भी डिस्क्वालिफिकेशन के आधार दिए हुए हैं उनके आधार पर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कौन? लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई मेंबर। तो ये 102(2) और 191(2) ये दो आर्टिकल इससे रिलेटेड है, ठीक है। तो यानी अब ये हो गया। अब ये 10 अब क्या है इससे संबंधित और बातें जान लीजिए जो उसमें दी हुई हैं 10वीं अनुसूची में। अब इसमें दिया हुआ है कौन करता है दल बदल का निर्धारण, ये भी उसी में दिया है 10वीं अनुसूची में। पीठासीन अधिकारी दल बदल के कारण अयोग्यता का निर्धारण करता है। अब पीठासीन अधिकारी कौन होता है? जैसे जो भी पार्लियामेंट का की बात आएगी तो वहाँ का जो पीठासीन कौन कहलाता है, यानी कि अगर लोकसभा है लोकसभा अध्यक्ष, तो और ऐसी राज्यसभा है तो राज्यसभा का चेयरमैन। ऐसे ही बात आ जाती है विधानसभा में तो विधानसभा अध्यक्ष, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात आ जाती है लेजिस्लेटिव काउंसिल का चेयरमैन। तो वो लोग होते हैं पीठासीन अधिकारी, वही डिसाइड करते हैं कि अपने सदन से संबंधित किस व्यक्ति को दल बदल के आधार पर अयोग्यता के लिए अयोग्यता का निर्धारण करने वाले। अब इसके द्वारा लिया गया निर्णय प्रारंभ में न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं था, परंतु 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में पीठासीन अधिकारियों के निर्णय के खिलाफ अपील की अनुमति दी थी। मतलब 1992 से पहले क्या हुआ था कि ये न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत इसके लिए हुए निर्णय नहीं आते थे, लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने पीठासीन अधिकारी के निर्णय के खिलाफ भी अपील की अनुमति दे दी थी। जब अनुमति मिल गई तो यानी कि न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। अब अपवाद क्या है कि किन कंडीशंस में मतलब दल बदल करने पर भी नहीं माने जाएंगे अयोग्य। अब यदि किसी पार्टी के कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में हैं तो इसे दल बदल नहीं माना जाएगा। अगर मान लिया कोई भी पार्टी के 100 लोग हैं तो उसके 2/3 सदस्य, यानी कि 2/3 का क्या होगा, लगभग 66-67 हो गया। तो वो लोग जो हैं अगर दल बदल करके दूसरे दल में अपने शामिल हो जाते हैं तो उसे विलय माना जाता है। तो दूसरे दल में विलय हो गया तो बाकी जो बचे हुए रह गए 33, तो वो भी क्या हुआ, मूल पार्टी में रह गए। तो ना तो मूल पार्टी वाले सदस्य डिस्क्वालीफाइड होंगे और ना ही जो शामिल होके 2/3 लोग शामिल हुए वो भी नहीं होंगे तो डिस्क्वालीफाइड। तो इस तरीके से ये अपवाद है। बाकी अगर 2 लोग 4 लोग 6 लोग ऐसे शामिल हो रहे हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो इस वजह से ऐसे कोई नॉर्मली जाके किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो जाएगा, दूसरी पार्टी की सदस्यता नहीं ले लेगा, पद पे मतलब सदस्य बने हुए है जब उस कंडीशन में। अब किसे मिलती है छूट? विधायिका के स्पीकर, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को दल बदल के आधार पर निरंतर से छूट प्रदान की जाती है। जैसे संसद और विधानमंडल जो भी हैं उनके जो हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वगैरह, इन सबको छूट मिल जाती है। तो अब ये हो जाता है। अब आते हैं आगे। अब आती है 11वीं और 12वीं अनुसूची। 11वीं और 12वीं सूची में इन पे भी थोड़ा सा शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है, लोग कुछ और पढ़ा देते हैं। अब इन शब्दों के आधार पर आपको समझना होगा। आर्टिकल 243G ये पंचायत से संबंधित है। इसमें शब्दों को पढ़िए। संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा अब यहाँ पर बात आ रही है कर सकेगा, प्राधिकार शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हो।
और ऐसी विधि में पंचायतों को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए 11वीं अनुसूची के विषयों के संबंध में शक्तियाँ और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए प्रबंध किए जा सकें। मतलब ये 243 जी ये कहता है कि राज्य विधानमंडल है जो इनको पंचायतों को कुछ शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, और वो कौन सी होंगी? 11वीं अनुसूची के विषयों से संबंधित शक्तियाँ होंगी। ऐसे नगर पालिकाओं के संबंध में कुछ शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा कौन? विधानमंडल। विधानमंडल की बात हो रही है, संसद वंसद की बात नहीं हो रही है, मतलब ऐसे नहीं ले रहे हैं। तो क्या है? विधानमंडल। जिस राज्य की बात हो रही होगी और जिस राज्य में पंचायतों की बात हो रही होगी, वहाँ का विधानमंडल की बात हो रही है। अब ये नगर पालिकाओं से संबंधित भी ऐसे ही उपबंध कर सकेगा, शक्तियाँ दे सकेगा जो 11वीं अनुसूची के विषय हैं। मतलब 11वीं अनुसूची के विषयों से संबंधित ही शक्तियाँ और प्राधिकार प्रदान करेगा, और प्रदान कौन करेगा? ये। अब इससे अभी आगे जब पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब 11वीं अनुसूची में ये जैसे कुछ विषय लिखे हुए हैं। अब 11वीं अनुसूची में और कुछ नहीं लिखा है, कुछ विषय लिखे हुए हैं। अब विषय कितने लिखे हुए हैं? अब जैसे 11वीं अनुसूची 243 छा, अब ये इसमें कितने विषय लिखे हुए हैं ये देखिए आप। यहाँ पे आपको 29 विषय दिख रहे होंगे। अब इन विषयों में आपने जनरली देखा होगा कि कृषि, भूमि विकास, भूमि सुधार और मत्स्य उद्योग, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, लघु ग्रामीण आवासन, पेयजल, ईंधन, तो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और सामुदायिक वितरण प्रणाली PDS, तो ये सब चीज़ें, महिला बाल विकास, परिवार कल्याण, बाजारों, मेले, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, पुस्तकालय, तो ये सब जो है स्थानीय विषय हैं। इन सबको दिया गया 29। लेकिन अब जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा हूँ वो आप समझिएगा। जो लोग पूरी तरीके से आपको बता देते हैं लेकिन क्लियरिटी नहीं देते। अब वही क्लियरिटी है कि राज्य विधानमंडल चाहे तो पंचायतों को अपने राज्य में ये तो 29 के 29 विषयों पर शक्तियाँ दे दे। हो सकता है 15 पे दे, हो सकता है 20 पे दे, हो सकता है 25 पे दे, बाकी शक्तियाँ अपने अंडर में रखे। तो ये डिसाइड करने का काम है विधानमंडल का। हर स्टेट में अलग अलग अधिकार दिए गए हैं, लेकिन दिए जाएंगे उन 29 विषयों में से ही। अब 29 विषयों में से किसी में 20 अधिकार दिए हुए हैं, किसी में 22 दिए हुए हैं, किसी में 25 दिए हुए हैं। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग हैं। बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि पंचायतों को, अगर यूपी में कह दिया जाए पंचायतों को सभी 29 विषयों पर अधिकार प्राप्त, मतलब लिख दिया जाए अधिकार प्राप्त है, ये स्टेटमेंट सभी 29 विषयों पे अनिवार्य रूप से अधिकार प्राप्त हैं, अनिवार्य रूप से, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये बस छोटा सा माइन्यूट सा अंतर आ जाता है, वो शब्दों का खेल है जिसको आपको समझना होगा, वही मैं समझाना चाहता हूँ। अब ये क्या दिया हुआ है इसमें, ये कब जोड़ी गई? अब मैंने बताया था पहली जोड़ी गई 1951 में, 8th वाली, वो 9th वाली 9th सूची, 10वीं सूची जोड़ी गई 1985 में, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब ये जो जोड़ी गई है 11वीं कब जोड़ी गई है? 11th शेड्यूल जब जोड़ा गया है वो क्या, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। अब ये लागू कब से हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। ये एक्ट लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 से। 24 अप्रैल की डेट इसलिए मेंशन की है क्योंकि 24 अप्रैल को इसी वजह से पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब आप ये समझ गए होंगे क्यों। अब आता है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में जैसे 11वीं अनुसूची में दिए हुए थे विषय, ऐसे ही यहाँ पर दिए हुए हैं। नगरों से संबंधित कितने विषय दिए हुए हैं? 18। इन विषयों के बारे में आ जाता है कितने विषय, इसमें 18 है, उसमें 29 विषय। अब ये आप देख ही सकते हो, आप नगर में क्या क्या चीज़ें, गंदी बस्ती, नगरीय निर्धनता, सड़कें, पुल, अग्निशमन सेवाएं, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई, यही सब आप देखते हो कि वार्ड मेंबर्स क्या करते हैं। नगर में जो रहते होंगे उन्हें पता होगा वार्ड मेंबर्स क्या है, बिजली, पानी, सड़क, यही सब देखते हैं स्थानीय लेवल पर। और जन्म मरण सांख्यिकी, सार्वजनिक सुख सुविधाएँ, सड़कों पर प्रकाश, पार्किंग, बदशालाओं, चर्म शोधनशालाओं का विनियमन। आप ये सब समझ ही जाते हैं, ये पढ़ के ही एक बार भी समझ में आ जाए क्या क्या। नगरों से संबंधित जो भी लोकल विषय हैं उन सबको इसमें दे दिया गया है, वो 18 विषय हैं। इसमें भी विधानमंडल डिसाइड करेगा 18 के 18 देने हैं या 17 देने हैं या 16 देने हैं इन पे शक्तियों का। अब ये कब की गई? वो तो 24 अप्रैल में, ये 1/6/1993 से लागू हुई थी 1993 से। और ये एक्ट वही है, ये इसमें 73 था, इसमें 74 है, लेकिन 1992 में ये पास हुए थे। तो अब लागू कब से हुए? 1/6/1993 से। तो इस तरीके से हमारी
9 से लेके 12 तक की 8 से लेके 12 तक की अनुसूची अभी मैंने बता दी। मूल संविधान में 8 और 9 से लेके 12 तक बाद में जोड़ी गई। उन सबको आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे लगता है कि ये शेड्यूल्स वाला टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा। अब इस पे एक बार मैं आपको क्वेश्चंस, जो टिपिकल क्वेश्चंस हैं, जो आईएएस पीसीएस में पूछे जाते हैं और जिनको ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, जो हम समझना मुश्किल हो जाता है, उनको मैं बनाकर एक लेके आऊँगा, जिससे आपको ये पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे तो लगभग क्लियर हो गया होगा। तो मेरा उद्देश्य यही है कि आप अगर इसको मेरे से सीख रहे हैं तो ऐसे सीखें कि ये आपके लिए आगे तक काम आए और क्या लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में ये वास्तव में समझ में आए। तो अगर आपको ये वीडियो, मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे ये और लोगों तक पहुंच सके और मेरा ये चैनल से लोगों को लाभ हो सके और मेरी भी मेहनत मेरे लिए लाभदायक हो सके। जब आप लोग पसंद करेंगे तब ये मेरे लिए लाभदायक होगी। और इसी तरीके से और मेरे चैनल को, जिसको भी और चीज़ों से जुड़े रहना है, तो सब्सक्राइब भी करें। और जब आपके इन चीज़ों की वजह से ही मैं मोटिवेट होता रहूँगा और मैं इससे भी अच्छे तरीके से आपको लेक्चर्स लाता रहूँगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।